नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज मैं फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया जो समिट है, जो भी हाल में, इसके बारे में वो सारे पक्ष या सारे पॉइंट्स, फैक्ट्स जो आपके सिविल सेवा प्रीलिम्स और मेंस, जीएस सेकंड पेपर प्रीलिम्स और पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी पॉइंट्स और फैक्ट्स मैं आपके सामने, सारे डायमेंशंस आपके सामने रखूँगा, ताकि आपकी जो समझ है वो विकसित हो और आप किसी भी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको आप ठीक से टैकल कर सकें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज हम फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वर्चुअल फॉर्मेट में 27 जनवरी 2022 को हुई है। और इस फर्स्ट एशिया सेंट्रल एशिया जो समिट है, या जो भारत और केंद्रीय कह सकते हैं मध्य एशिया की जो समिट है, ये समिट तब हो रही है जब हम लोग 30th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब हमारे उनके जो कूटनीतिक संबंध हैं उसके 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पहली इस प्रकार की जो डायलॉग हुआ है या समिट हुई है, ये समिट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट है, बिकॉज हम सेंट्रल एशिया की तरफ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फोकस कर रही है, उसको तवज्जो दे रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम लोगों ने कोई समिट ऐसी नहीं की है। इससे पहले भी सेंट्रल एशिया के साथ हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के जो डायलॉग हैं वो हुए हैं। पहला जो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल जो डायलॉग हुआ है ये 2019 में समरकंद में हुआ है, उज्बेकिस्तान में पहला। दूसरा जो हुआ है वो सेकंड वर्चुअली समिट हुआ है, डायलॉग हुआ है मिनिस्ट्रियल लेवल बिकॉज ऑफ कोविड-19। और थर्ड जो मिनिस्ट्रियल लेवल जो इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच जो मिनिस्ट्रियल लेवल या मंत्री स्तरीय जो डायलॉग होता है, वार्ता होती है, वो दिसंबर 2021 में न्यू दिल्ली में संपन्न हुई इन पर्सन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरी वर्चुअल फॉर्मेट में हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। तो इससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अगस्त में तालिबान का शासन अफ़गानिस्तान में हुआ और पूरे आप देख सकते हैं कि इस रीजन में, क्षेत्र में तालिबान के आने के कारण जो है क्षेत्रीय सुरक्षा को एक बहुत बड़ा, क्षेत्रीय सुरक्षा या रीजनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी एक चैलेंज है। तो इसी के मद्देनज़र जो है एक दिल्ली में नवंबर 2021 में एक दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। और इस डायलॉग में जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं नवंबर 2021 में, जो कि अफ़गानिस्तान के इशू पर हुआ था, इसमें टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया। अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे हुआ था ये। तो इस तरीके से जो है हमारी सेंट्रल एशिया के साथ जो डायलॉग चल रहे हैं, जो समिट्स चल रही हैं, उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। अगर मैं आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सोवियत संघ के अलग होने के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, कोलैप्स के बाद, सोवियत संघ से ये जो अलग हुए देश हैं, जिन्हें हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहते हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि कजाकिस्तान जो है उसके पास पूरी दुनिया का लगभग 12% यूरेनियम है। तो अगर देखा जाए तो भारत के लिए ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने आपको फैक्ट्स बताया कि जो कजाकिस्तान है वो पूरी दुनिया का कह सकते हैं कि 12% यूरेनियम रिजर्व है उसके पास। उसी तरीके से देखा जाए तो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जो है ये वाटर रिसोर्सेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये
मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पर 5th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है इनका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारी जो कह सकते हैं यूरेशिया में, रशिया में जो हमारी कनेक्टिविटी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, भारत के लिए एक बिग मार्केट हो सकता है, क्योंकि भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इनके लिए एक बड़ा बाजार हो सकता है भारत के लिए। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ, जो जैसे मैंने आपको रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बताया, उसके साथ साथ जो है ये ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है। भारत ने जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ दिया ही है, और कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मैं बात करूँगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत को परमानेंट सीट की आवश्यकता है, या भारत जो प्रयास कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए, उसके लिए भी ये पांचों जो देश हैं भारत का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स की बात चल रही है, उसको भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि ये जो देश हैं, पांचों देश जो हैं, वो क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे कॉमन इंटरेस्ट क्या है, अगर मैं कहना चाहूँ तो ये ज़्यादा सटीक होगा। तो देखेंगे कि जैसे कि ये जो पांचों देश हैं, ये कह सकते हैं कि यहाँ इस्लाम है, मॉडरेट इस्लाम है, और चूँकि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है इस समय, ये तालिबान के हाथ में है, और ये इन लोगों को डर है कि टेररिज्म का बहुत यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें कि प्रावधान जिसमें संकल्प किया गया था कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उसको किसी प्रकार से किसी आतंकवादी ग्रुप के लिए या आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट है इन कंट्रीज़ के साथ में, वो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, टेररिज्म को रोकना, ये कॉमन हमारे लिए जो है इंटरेस्ट है। और हमारे लिए कॉमन इंटरेस्ट ये भी है कि हम लोग क्योंकि भारत के साथ सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, जिसके कारण भारत यहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो कनेक्टिविटी न होने के कारण जो है भारत इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से जो है इनके साथ व्यापार बढ़ाया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए। और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिविटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने पता होगा आपको INSTC, इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसमें भारत इंटरेस्टेड है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत को अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना है, या फिर हमें सेंट पीटर्सबर्ग जाना है, तो हमें बहुत लंबा रास्ता जो है तय करना पड़ता है। लेकिन अगर ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है, ये जो है जो कॉरिडोर है, इसके द्वारा फ़ायदा भारत को ये है कि इससे जो है समय की बचत होगी और एनर्जी की बचत होगी, और हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ होते हुए हम सेंट पीटर्सबर्ग तक जा सकते हैं। ये एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। मतलब जो INSTC है, INSTC में भारत काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसलिए क्योंकि मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये, जिससे कि हमें सेंट पीटर्सबर्ग जाने में हमें एक लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा, और हम इस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से, मतलब ये रोड का रूट भी है, और कह सकते हैं कि वाटर रूट भी है, और रेल रूट भी है। तो इस तरीके से मल्टी मॉडल जो है ये प्रोजेक्ट है, इसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसके साथ साथ भारत ने जो है 2018 में अज़गाबाद एग्रीमेंट जो है ये ज्वाइन किया है। ये भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर, और इससे भारत को काफ़ी आसानी होगी सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब तैयारी कर रहे हों तो ये अज़गाबाद एग्रीमेंट क्या है और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, ये आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम के लिए तैयार करके जाएं। ऐसी बात नहीं है कि भारत ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए पहले कोई ध्यान नहीं दिया है, पहले कोई फोकस नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भले ही थोड़ा इग्नोर रहा है, लेकिन फिर भी 93-95 में हमारे राव साहब जो हैं कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री, और 2012 में भारत की एक पॉलिसी आई थी
और वो सेंट्रल एशिया कनेक्ट पॉलिसी आई थी। और उसके बाद 2015 में मोदी जी ने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को विजिट किया। और ये जो है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत आता है ये सेंट्रल एशिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हम एससीओ में पार्टिसिपेट करते हैं। एससीओ में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस चाइना और रशिया का है। बाकी तो ये कंट्री इसमें, और मैं आपको एक बात बता दूँ खास जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि तुर्कमेनिस्तान जो है ये इसका सदस्य नहीं है, इसमें मेंबर नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और क्यों नहीं है, उसके पीछे जिस तरीके से भारत की नेम की पॉलिसी है वो भी कुछ इस प्रकार की पॉलिसी के तहत जो है इसमें पार्टिसिपेट, उसने मेंबर नहीं बना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है हम लोगों के क्या क्या चैलेंजेस हैं, भारत की पॉलिसी क्या है, ये किस तरीके से भारत के लिए गेटवे के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके जो लोकेशन है, ये सारी चीज़ों पे मैंने आपके साथ चर्चा की है। अब ये जो समिट हुआ है, समिट का क्या कंक्लूजन क्या था, दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको हम कहते हैं, दिल्ली घोषणा पत्र जिसको कहते हैं। तो ये जो दिल्ली घोषणा पत्र है इसमें सबसे खास बात ये तवज्जो दिया गया कि हम किस प्रकार से टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रेड को, और किस तरीके से हम टेररिज्म को फाइट कर सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए जो है रिलेशन एक दूसरे के आगे और स्ट्रेंथन हो, इसके लिए हम हर 2 साल में मीटिंग करेंगे, सबमिट करेंगे। अगली ऐसी ही समिट 2024 में होने वाली है। और इंडिया और सेंट्रल एशिया के एक सेक्रेटरीट जो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में बनाया गया है, मतलब घोषणा की गई है कि हम अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए सेक्रेटरीट उसके लिए काम करेगा। जहाँ तक मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ तो आज सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ सबसे बड़ी चैलेंजेस भारत का ये है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, राइट। काफ़ी आप देख सकते हैं यूक्रेन का इशू अभी चल ही रहा है, साथ साथ में अफगानिस्तान में जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, रेडिकलाइजेशन कहीं यहाँ पर एक्सपोर्ट ना हो जाए, ये सबसे बड़ी रीजनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट है। और कह सकते हैं कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट्स में ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चाइना का इस क्षेत्र में काफ़ी डोमिनेंस है। रशिया को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है। और भारत और रशिया जो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी बड़े भागीदार बन सकते हैं। और इस तरीके से जो है मैंने एक संक्षेप में जो है इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशन को जो है कंप्लीट किया है। निश्चित रूप से जो है आपको समझ में आया होगा बहुत संक्षेप में। थैंक यू, धन्यवाद।